नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका उस शो में जिसका नाम है प्राइम एट 4, जो आपको दूसरों से पहले बता देता है प्राइम टाइम न्यूज एलिमेंट। आज के क्या हैं? आज प्राइम टाइम में क्या देखेंगे आप और विस्तार से जरा देखिए वो खास एलिमेंट्स जिनको सबसे पहले फोकस में रखा जाने वाला है। आपको दिखाएंगे संभल में विपक्ष की टूरिज्म पॉलिटिक्स, हिंसा का पार्ट 2 किसने किया फिक्स, ये आपके सामने विस्तार से रखूंगा। प्राइम एट 4 ये भी बताएगा कि महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री पद पर सस्पेंस जारी है, असल में कौन दिखता किस पर भारी है। और इसके साथ संविधान दिवस पर सियासत, राहुल गांधी के किस बयान पर छिड़ गई महाभारत, प्राइम एट 4 आपको बताएगा। और यह भी प्राइम एट 4 में कि ईवीएम विरोधियों को सुप्रीम कोर्ट से झटका कैसे लगा, कोर्ट ने क्यों की याचिका खारिज, विस्तार से आपको बताऊंगा। बुलेटिन की शुरुआत उत्तर प्रदेश के संभल से आ रही खबरों के साथ। खुफिया सोर्सेज के हवाले से यह बड़ी खबर, 24 नवंबर की हिंसा को दोहराने की साजिश है। सर्वे रिपोर्ट जमा करने वाले दिन हिंसा की आशंका है। 29 नवंबर को सड़क पर उतरने के लिए भड़काए जा रहे हैं युवा। इंटरनेट बंद होने की वजह से मौखिक रूप से भड़काया जा रहा है युवाओं को। यह कहा जा रहा है युवाओं और बच्चों को एक बार फिर से 29 नवंबर वो दिन जब ये सर्वे रिपोर्ट रखी जाएगी। सर्वे आप जानते हैं 2 दिन हुआ है, सर्वे रिपोर्ट को अब कोर्ट को पेश किया जाना है। सर्वे रिपोर्ट जिस दिन रखा जाएगा वो तारीख है 29 नवंबर। 24 तारीख वाले दिन की हिंसा को दोहराने की साजिश रची जा रही है 29 तारीख के लिए भी, और इसके लिए युवाओं को भड़काया जा रहा है। आप जानते हैं वहां 12वीं तक के स्कूल बंद है, इंटरनेट बंद है, इसके बावजूद लोगों को मौखिक रूप से संदेश दिया जा रहा है, भड़काया जा रहा है। और संभल हिंसा से जुड़ा अगला अपडेट यह कि पुलिस की गोली से किसी की मौत नहीं हुई है। चारों युवकों को सीने में गोली लगी थी, गोली शरीर को पार करते हुए निकल गई। चारों के शरीर से कोई बुलेट रिकवर नहीं हुई है। चारों को ही गोली लगी है और गोली शरीर में नहीं फंसी हुई बल्कि आर पार हो गई है, लेकिन इनमें से कोई भी गोली पुलिस की बंदूक से चली हुई गोली नहीं थी। और इस बीच संभल हिंसा मामले में पुलिस ने अब तक 7 केसेस दर्ज किए हैं। संभल हिंसा की एफआईआर में बड़ी जानकारी सामने आई है। समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क ने भड़काऊ बयानबाजी की और साथ ही सुहेल इकबाल पर भीड़ को उकसाने के आरोप हैं। सुहेल ने भीड़ से कहा हम तुम्हारा कुछ नहीं होने देंगे, हम तुम्हारा ख्याल रखेंगे, आगे बढ़ो। सुहेल ने भीड़ से कहा तुम अपने मंसूबों को पूरा करो। सुहेल के इशारे पर पत्थरबाजी और आगजनी हुई। सुहेल इकबाल लोकल विधायक के बेटे हैं। सुनियोजित तरीके से पुलिस पर पत्थरबाजी कराई गई। पुलिस उप निरीक्षक से पिस्टल छीनने की कोशिश हुई। 25 ब्लैंक कारतूस और 25 रबर बुलेट लूट कर ले गए उपद्रवी। और इस बीच संभल हिंसा के आरोपी सुहेल इकबाल का एक बड़ा बयान सामने आया है। एफआईआर में जो कुछ लिखा है वो सारा का सारा झूठ है। सुहेल इकबाल ने कहा भीड़ कब उग्र हुई हमको पता भी नहीं, मैं मौके पर मौजूद नहीं था, सुहेल इकबाल का कहना है। और यही प्ली आप जानते हैं जियाउर रहमान बर्क भी ले रहे हैं। उनका कहना यह है कि उस दिन तो वो राज्य में ही नहीं थे। मैंने अभी जो तहरीर है वो पढ़ी है, एफआईआर की कॉपी है वो मैंने पढ़ी है। उसके अंदर जो बातें लिखी हुई हैं वो सब झूठ है, मनगढ़ंत बातें हैं, वो सब बातें नहीं है। मैं वहां मौजूद नहीं था, ना मेरा कोई वीडियो वहां पे आपको नजर आएगा, ना कोई फोटो नजर आएगा, ना ही कोई ऐसा मेरा कृत्य है जिससे है ना शहर का अमन अमान में खतरा पैदा हो। जो भी हुआ वो जब आंसू गैस के गोले छोड़े गए तब जो आहट हुई उससे हमें ये मालूम हुआ कि कुछ बाहर हलचल है, जिसकी वजह से ये सब जो है ना आवाज़ें आ रही हैं। फिर मोबाइल के माध्यम से लोगों के फ़ोन आने शुरू हुए कि ऐसा जाना बाहर क्या हो रहा है और सर्वे करने आ गए हैं, ये आ गए हैं। तो मैंने उनसे कहा कि आप बेफिक्र रहो, सब चीज़ अंडर कंट्रोल है, आप परेशान ना हो और अनावश्यक भीड़ मत लगाना, सब लोग अपने काम पे जाओ, हम सब लोग ठीक ठाक हैं, हम लोग देख लेंगे, बात कर लेंगे। जितने भी फ़ोन आए मैंने उनसे यही कहा ताकि एक पॉजिटिव मैसेज जाए। लेकिन वहाँ बाहर क्या सिनेरियो था इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं, और हल्के हल्के वो कब उग्र हो गए और कब क्या बन गया हमें मालूम ही नहीं हो पाया। और संभल हिंसा के मामले में पुलिस ने 7 एफआईआर दर्ज की हैं। इन्हीं मुकदमों में हिंसा की पूरी क्राइम कुंडली लिखी गई है। दरोगा दीपक राठी ने दर्ज करवाई है। सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क पर एफआईआर, विधायक के बेटे सुहेल इकबाल का नाम भी है इसमें। दरोगा शाह फैजल ने दर्ज कराई है। गाड़ियों में आगजनी करने के आरोप वाली एफआईआर, अज्ञात आरोपियों के संदर्भ में भी इसमें जिक्र है। मतलब वो
अज्ञात लोग भी हैं। संभल सीईओ अनूप चौधरी ने दर्ज कराई है उपद्रवियों पर फायरिंग करने के आरोप संबंधी एफआईआर। 800 अज्ञात आरोपियों के खिलाफ यहां शिकायत दर्ज की गई है। पुलिसकर्मी जगदीश कुमार ने दर्ज करवाई है मैगजीन और टीयर गैस के जो गोले होते हैं उसको लूटने के संदर्भ में एफआईआर। एसपी के पीआरओ ने जो शिकायत दर्ज कराई है उसमें लिखा गया है कि पैर में गोली मारने की कोशिश की गई। 150 अज्ञात लोगों पर इसमें केस दर्ज किया गया है। एसडीएम रमेश बाबू ने जो एफआईआर दर्ज करवाई है वो ये है कि उनके ऊपर हमला करने की कोशिश की गई। दरोगा विनोद कुमार ने दर्ज कराया केस 6 लोगों के खिलाफ। ये नामजद केस है। भीड़ की घेरेबंदी और गाड़ी जलाने का इसमें मामला है। इस तरीके से ये अलग अलग एफआईआर हैं जिसमें इस उपद्रवी भीड़ की तरफ से किए गए जो सारे जरायम के काम हैं उसका जिक्र किया गया है। और अगली खबर यह है कि समाजवादी पार्टी के सांसद राजीव राय का बड़ा बयान आया है। राजीव राय ने क्या कहा? पुलिस ने अवैध हथियार से लोगों की हत्या की है, सरकार को इसकी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ेगी, राजीव राय का कहना है। ये जान से दंगा भड़काए वो प्राइवेट हथियारों से और अवैध हथियारों से पुलिस ने हत्या की है 5 लोगों को। इसके लिए सरकार को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करना पड़ेगा। और संभल हिंसा से जुड़ा हुआ एक और बड़ा अपडेट आपको बता दूं। सोर्सेज बता रहे हैं कि वर्चस्व के खूनी खेल में 4 लोगों की जान गई है। अब ये वर्चस्व की लड़ाई का जो एंगल है उसको भी बहुत ध्यान से समझिए। तुर्क वर्सेस पठान के चक्कर में 4 लोगों की मौत हुई है। अभी जो चुनाव हुए उसमें यह भी कहा गया कि जो मुस्लिम कम्युनिटी थी उसमें से जो तुर्क हैं उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट की तरफ वोटिंग कर दी थी, ये कहा जा रहा है। बहरहाल यहां देखिए तुर्क वर्सेस पठान कैसे हुआ। सोर्सेज बता रहे हैं कि सांसद और विधायक में कौन पावरफुल है इस बात का एक तरीके से होड़ लग गई और तुर्क सांसद समर्थकों की गोली से एमएलए के समर्थक की मौत हुई। मारे गए सभी लोग एमएलए महमूद अंसारी के समर्थक हैं, सोर्सेज ये भी बता रहे हैं। तो बिल्कुल स्पष्ट है कि वहां पे विधायक और सांसद अपने वर्चस्व की लड़ाई लड़ते आए हैं और कौन बड़ा है, कौन पावरफुल है, इसकी लड़ाई हमेशा रही है वहां पे। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो ये हिंसा कराई गई ये केवल और केवल इन दोनों के वर्चस्व की लड़ाई रही है। ये दोनों साबित करना चाहते हैं कि हम किसका राज वहां पे रहेगा, चलेगा, किसके समर्थक ज्यादा मजबूत रहेंगे। और आपने देखा होगा कि गोलियां जिन्होंने चलाई वो सांसद के समर्थक थे, जिनको गोलियां लगी वो विधायक के समर्थक थे। आपस में उन दोनों समर्थकों के बीच में झगड़ा हुआ, लड़ाई हुई और उसको दंगे में तब्दील हो गया। और इस बीच तुर्क और पठान के मुद्दे पर सोहेब इकबाल का बयान सामने आया। ये हमारे मजहब का मामला है। सोहेब ने कहा इस बात पर न किया जाए कोई विवाद। सोहेब इकबाल ने कहा हम दोनों का मकसद शांति कायम रखना है, सोहेब इकबाल का कहना है। बात निकल के सामने आई है तुर्क और पठान की। कह रहे हैं ये रस्साकस्सी है, राजनीतिक जोर है और एक तरफ आप हैं, एक तरफ जिया हैं, दोनों अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर रहे हैं, उसके बीच का ये नतीजा है। नितिन अग्रवाल ने भी ट्वीट किया है इसको लेकर। देखिए नितिन अग्रवाल जी जो है वो बाहर के शख्स हैं, अब सम्मानित शख्स हैं, मैं उनके बारे में नहीं बात करूंगा कि क्या कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं। ये हमारा मजहब का मामला है, हमारे मस्जिद का मामला है। इस मामले में ये बात ना करी जाए तो अच्छा है। ये सब बातों का कोई वो नहीं है औचित्य। सब मुसलमान हैं, सब कलमे के शरीक हैं, सब भाई हैं। हमें फख्र है कि हम मुसलमान हैं, वो बात अपनी जगह पर है। लेकिन ये सब बातें करके बेवजह में हम लोग कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ना चाहते। और संभल में जो हिंसा हुई उसमें जो राजनीति है आप लगातार देख रहे हैं। लेकिन इस बीच संभल हिंसा की जांच के लिए मजिस्ट्रियल जांच के आदेश आए हैं। डीएम ने जांच के लिए कमेटी का गठन किया है। जांच कमेटी 7 दिन के भीतर अपनी रिपोर्ट देगी। एडीएम दीपक चौधरी को दी गई जांच की जिम्मेदारी। और संभल हिंसा पर सियासत लगातार जारी है। संभल जाएंगे कांग्रेस के नेता राहुल गांधी। हालात का जायजा लेने के लिए वो संभल जाने वाले। अभी आप जानते हैं कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर्स को वहां जाने की मनाही है। हालात और बिगड़ न जाएं इस बात का अंदेशा है। लेकिन जैसे ही इस बात की छूट मिलेगी तो उधर अजय राय भी कह चुके हैं कि मैं संभल जाऊंगा और इधर राहुल गांधी भी कह रहे हैं कि 1-2 दिन में मैं संभल जाऊंगा। तरह से संविधान को कुचला जा रहा है। सीधे शूट करने के विजुअल देश के सामने मौजूद हैं और पुलिस कह रही है कि नहीं हमने गोली ही नहीं चलाई। तो ये पूरा जो रचा गया है षड्यंत्र, इसकी न्यायिक जांच होनी चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के सिटिंग जज से। क्या अगला कदम रहेगा कांग्रेस पार्टी का? खुद राहुल गांधी वहां कब पहुंचेंगे, क्योंकि प्रशासन वहां पर जाने की रोक लगा रहा है। देखिए हम हाशिए पर मौजूद हर व्यक्ति के साथ खड़े हैं। कांग्रेस पार्टी हाशिए पर मौजूद जो भी जुल्म का शिकार है, हमारे उस व्यक्ति के साथ खड़े हैं। पार्टी रणनीति अपनी जो भी बनाएगी वो आपके साथ साझा कर दी जाएगी। और समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन भी संभल जाएगा। 3 दिन बाद संभल जाएगा समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन।
यूपी डीजीपी से बात करने के बाद सपा ने लिया फैसला। संभल के हालात का जायजा लेने 12 सदस्यों की एक टीम, ये एक डेलीगेशन 1 दर्जन नेताओं का जाने वाला है संभल। मेरी बात हुई तो डीजी साहब ने मुझसे कहा कि साहब उनको पता था कि मैं जा रहा हूं। उन्होंने तुरंत, हमने उनसे कहा कि घटनाएं हो रही हैं, हमारे यहाँ के लोग फर्जी फंसाए जा रहे हैं, आपने हमारे एमपी पर जो वहां था ने उस पर भी मुकदमा लिखा दिया, तो ऐसे कैसे चल सकता है। उन्होंने कहा मैं निष्पक्ष जांच करूंगा, आपको विश्वास दिलाता हूं मैं निष्पक्ष जांच होगी और आप 3 दिन वहां न जाएं। उन्होंने आग्रह किया कि 3 दिन आप वहां न जाएं, हम निष्पक्ष जांच कराएंगे, इसके बाद 3 दिन के बाद आप जाइए। प्राइम एट 4 अगला अपडेट भी देखिए। हिंसा के बाद समाजवादी पार्टी योगी सरकार पर बेहद हमलावर है। संभल की घटना सरकार की नाकामी है, अवधेश प्रसाद ने कहा। संभल की घटना बहुत दर्दनाक है, मृतकों के परिजनों की सहायता करे सरकार, दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई की जाए जल्द से जल्द, अवधेश प्रसाद का कहना है। की घटना बहुत दर्दनाक है, बहुत ही दर्दनाक है और सरकार की जिम्मेदारी थी, सरकार ने अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं किया और यह घटना सरकार के जिम्मेदाराना कर्तव्य का पालन न करने से घटना हुई है और ये दुखद है। और हम मांग करते हैं कि जो मृतक है, मृतक परिवार को सरकार की तरफ से सहायता की जाए। संभल हिंसा पर यूपी के डिप्टी सीएम का बयान। ब्रजेश पाठक ने कहा निष्पक्ष कार्रवाई होगी, दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी और सभी पीड़ितों को इंसाफ सुनिश्चित किया जाएगा। हमने कहा कि निष्पक्ष कार्रवाई होगी, जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी और सभी को न्याय मिलेगा, जो भी पीड़ित है उनको न्याय मिलेगा। तमाम चर्चाओं के बीच संभल पर ज्ञानवापी मस्जिद कमेटी का विवादित बयान सामने आया है। हिंसा के लिए हरिशंकर जैन, विष्णु जैन जिम्मेदार हैं, यासीन का कहना है। पूरे देश में नए विवाद खड़ा कर रहे हैं विष्णु जैन। वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद में इंतजामिया कमेटी के ज्वाइंट सेक्रेटरी SM यासीन ने कहा कि वर्शिप एक्ट का सख्ती से पालन नहीं हुआ तो नतीजे गंभीर होंगे। एक टोला है जो मुस्तकिल पूरे मुल्क को ढकेल रहा है गर्त में, जिसके मुखिया जो हैं श्री हरिशंकर जैन और विष्णु जैन है। जगह जहां जहां देखिए वहां चले जा रहे हैं। पहले दिन तो सर्वे बहुत शांतिपूर्वक हुआ, लेकिन दूसरे दिन जिस तरह विष्णु जैन जी लेकर के चल रहे थे, भीड़ और उत्तेजक नारे लगा रहे थे, तो वहां के मुसलमानों में ये भय हुआ कि ये मस्जिद तोड़ने जा रहे हैं। उसी का परिणाम था कि ये हुआ और आखिर ये 5-6 मौतें हो गई। इसका जिम्मेदार कौन है? मैं तो सीधे सीधे जिम्मेदार विष्णु जैन साहब को मानता हूं, ये इसके जिम्मेदार है। और हिंसा पर मौलाना तौकीर रजा ने क्या कहा है? भड़काने वाला बयान दिया है। सादे कपड़ों में हिंदूवादी आतंकियों ने पथराव किया है। संभल हिंसा नहीं हुई, यह करवाई गई है। तौकीर रजा ने पुलिस और प्रशासन पर ही आरोप मढ़ दिया। कहा कि हिंसा के पहले से पूरी तैयारी थी, लेकिन मुसलमानों ने नहीं, सर्वे की टीम के साथ गए हिंदूवादी उपद्रवियों ने हिंसा की तैयारी की थी। संभल में जो कुछ भी हुआ वो हुआ नहीं, ये करवाया गया, जबरदस्ती करवाया गया। क्योंकि एक तो कानून प्रक्रिया जो होती है उसके मुताबिक फैसला नहीं किया गया। कानून का मैंने हमेशा ये देखा है, एक तरीका है कि कोई याचिका आती है तो उस पर वो सुनने योग्य है या नहीं है, उस पर गौर किया जाता है, विचार किया जाता है। फिर सुनने योग्य है तो फिर तारीख डाली जाती है, दूसरे पक्ष को भी नोटिस किया जाता है। तो ये सारे जो प्रक्रिया है इसको नहीं अपनाया गया और आनन फानन में इधर याचिका आई, उधर उन्होंने ऑर्डर किया और उधर प्रशासन और पुलिस तैयार बैठे थे, क्योंकि ये सब मिली भगत से हुआ है। प्रशासन तैयार बैठा हुआ था कि आदेश पारित होते ही हमें मस्जिद में घुस जाना है। महाराष्ट्र की सियासत से अगले अपडेट आपको दे दूं और उसके बाद बहुत अहम खबरें आगे भी इंतजार कर रही हैं। महाराष्ट्र के अहिल्यानगर में भीषण हादसा हुआ है। बेकाबू SUV गाड़ी ने कई लोगों को रौंदा है। यहां पर आप देख रहे हैं ये खबर। हादसे में 29 साल के एक शख्स की दर्दनाक मौत हुई है। खौफनाक हादसा CCTV में कैद हुआ है।
आरोपी है कि एसयूवी को चला रहा व्यक्ति नशे में था और इसलिए ये दुर्घटना हुई है। महाराष्ट्र में नई सरकार के हवाले से क्या खबर है? सोर्सेज बता रहे हैं शपथ समारोह में अभी कुछ वक्त लगेगा। इस हफ्ते के आखिर में शपथ ग्रहण हो सकता है। समारोह को बड़ा और भव्य करने की तैयारी है। बीजेपी कोटे से सीएम बनाया जा सकता है, इस सोर्सेज ऐसा बता रहे हैं। शिवसेना शिंदे के दीपक केसरकर का बड़ा बयान इस बीच। सीएम पद को लेकर कोई नाराजगी नहीं है। दीपक केसरकर का कहना है पीएम मोदी और अमित शाह सीएम चुनेंगे। पीएम मोदी और अमित शाह का फैसला हमें मंजूर होगा। दिल्ली से बीजेपी के पर्यवेक्षक मुंबई आएंगे, दीपक केसरकर ने ऐसा कहा है। जब तक नया गवर्नमेंट फॉर्म नहीं होता तब तक ये मैं आपको नहीं बोल सकता, क्योंकि वो जो हमारे पक्ष सृष्टि है वो दिल्ली से जब निर्णय लेंगे तो ये बनेगा। पहले तो हमारे तीनों नेता इकट्ठा बैठेंगे, प्रॉपर डिसीजन लेंगे, बाद में वो डिसीजन नहीं लेंगे, वो उसमें चर्चा होगी, वो चर्चा लेके वो दिल्ली जाएंगे और वहाँ से वो निर्णय हो जाएगा। कब तक जो है दिल्ली से पर्यवेक्षक भी आने वाले हैं बीजेपी के, कब तक आएंगे इसके बारे में आपको? देखिए, इसके बारे में मुझे कुछ पता नहीं है। आप बीजेपी के प्रवक्ता को पूछेंगे तो उनको शायद मालूम होगा। और रामदास अठावले ने क्या कहा है वो भी जरा देखिए। देवेंद्र फडणवीस होंगे महाराष्ट्र के अगले सीएम। बीजेपी आलाकमान ने शिंदे को बताया है इस बारे में। एकनाथ शिंदे को केंद्र में मंत्री बनाया जाएगा। रामदास अठावले लगता है कि मुख्यमंत्री के लिए कोई सवाल नहीं है। मुख्यमंत्री का नाम बीजेपी ने तय किया है, देवेंद्र फडणवीस जी का। बीजेपी के पास 132 सीटें हैं, उनको सपोर्ट करने वाले 5-6 लोग भी हैं और अजीत दादा पवार साहब की एनसीपी ने भी उनको तो सपोर्ट किया है। तो इसलिए मुझे लगता है कि अभी यहाँ कोई विवाद का विषय नहीं है। लेकिन एकनाथ शिंदे साहब का कहना है कि भाई हमको दोबारा और एक बार मुख्यमंत्री बनाना चाहिए, लेकिन उसके लिए बीजेपी का हाईकमांड तैयार नहीं है और इसमें से मार्ग निकालना चाहिए। तो मुझे लगता है कि एकनाथ शिंदे साहब अगर वहाँ रहना चाहते तो डिप्टी सीएम बन सकते हैं। अगर उनको वो अच्छा नहीं लगता है तो केंद्र में उनको मंत्री बनाया जा सकता है। वो मोदी साहब से बात करे और मतलब एकनाथ शिंदे जी दिल्ली में आ सकते हैं और बाकी उनके लोग महाराष्ट्र सरकार में रह सकते हैं। और इस बीच एकनाथ शिंदे ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को उन्होंने इस्तीफा सौंपा है। देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार भी इस दौरान मौजूद रहे। अगली सरकार के शपथ तक कार्यवाहक सीएम रहेंगे शिंदे। और इस बीच ईवीएम पर सवाल उठाने वालों को झटका। सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका खारिज हुई। बैलेट पेपर से चुनाव करवाने की मांग की गई थी। जब जीतते हैं तब ये ईवीएम से छेड़छाड़ नहीं होती, जब हार जाते हैं तो छेड़छाड़ हो जाती है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। याचिकाकर्ता को फटकार लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा जब राजनीतिक दलों को दिक्कत नहीं है तो आपको क्यों है। और यह खबर हमीरपुर से। हमीरपुर में खाद नहीं मिलने पर किसानों का हंगामा। किसानों ने पीसीएफ सेंटर पर किया पथराव। पथराव के दौरान बाल बाल बचे अधिकारी कर्मचारी। जीएपी खाद नहीं मिलने से परेशान हो रहे हैं किसान। किसानों के बवाल के बाद भारी पुलिस बल तैनात। संविधान दिवस पर राहुल गांधी का बीजेपी पर हमला। राहुल ने कहा संविधान सत्य और अहिंसा की किताब है, संविधान हिंसा की इजाजत नहीं देता, संविधान अहिंसा का रास्ता दिखाता है। राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने संविधान नहीं पढ़ा है, वरना वो नहीं करते जो वो कर रहे हैं। इसमें कहीं लिखा है कि किसी व्यक्ति को मारना चाहिए, डराना चाहिए, काटना चाहिए? कहीं लिखा है इस किताब में? इस किताब में लिखा है कि झूठ का प्रयोग कर कर सरकार चलानी चाहिए। मुझे दिखा दो कहां लिखा है। तो ये सत्य और अहिंसा की किताब है। सिंपल सी बात है, ये हिंदुस्तान का सत्य है और ये अहिंसा का रास्ता दिखाता है। संविधान दिवस पर डिंपल यादव का भारतीय जनता पार्टी पर हमला देखिए। डिंपल ने कहा बीजेपी नहीं चाहती देश में संविधान से चीजें चलें, हर दिन संविधान दिवस की तरह मनाया जाना चाहिए। असल में डिंपल का कहना है वैसे हम तो चाहते हैं कि रोज संविधान दिवस की तरह ही मनाया जाए। और जिस तरह की जो घटना हमें देखने को मिली है और जिस तरह ये हमारे जो ये अभी जो चुनाव जो अभी पूरे हुए हैं और जिस तरह की घटनाएं देखने को इन चुनावों में भी मिली है और जो संभल वाली घटना भी है, कहीं ना कहीं ये भाजपा भारतीय जनता पार्टी वाले लोग नहीं चाहते हैं कि अब देश संविधान से चले। और संविधान दिवस पर बीजेपी का विपक्ष पर हमला। विपक्ष पर क्या कहा है देखिए। सत्ता पक्ष ने यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का बयान। विपक्ष ने कभी भी संविधान को नहीं माना। विपक्ष सिर्फ संविधान को मानने का दिखावा करता है। बीजेपी संविधान के तहत लोगों के लिए काम कर रही है और वो केवल संविधान को मानने का दिखावा कर रहे हैं।
विपक्ष केवल दिखावा करता है। संविधान को इन लोगों ने कभी नहीं माना। विपक्ष ने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान को हमेशा इन लोगों ने इग्नोर किया है। भारतीय जनता पार्टी माननीय मोदी जी के नेतृत्व में संविधान के तहत लोगों के जीवन स्तर को ऊपर उठाने के लिए काम कर रही है। संविधान दिवस के मौके पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस पर सीधा हमला बोला। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अंबेडकर के संविधान में सेकुलर और समाजवादी शब्द नहीं थे, लेकिन कांग्रेस ने इमरजेंसी के दौरान चोरी छिपे संविधान में ये शब्द जोड़ दिए। यूपी के सीएम ने कहा कि संविधान का गला घोंटने वालों को जनता ने सबक सिखा दिया है। 26 नवंबर 1949 को जिस संविधान को अंगीकार किया था, याद करना, उस संविधान में 2 शब्द नहीं थे, सेकुलर शब्द भी नहीं था और समाजवादी शब्द भी नहीं था, सोशलिस्ट शब्द भी नहीं था। इन 2 शब्दों को भारत के संविधान में डाल करके भारत के संविधान की आत्मा के गले को घोंटने का काम कांग्रेस ने किया था, कांग्रेस ने किया था। संविधान दिवस पर अखिलेश यादव ने उठाया यूपी चुनाव का मुद्दा। एक महिला को रिवॉल्वर दिखाकर वोट देने से रोका गया। संविधान के सच्चे रास्ते पर चलना होगा, अखिलेश यादव ने कहा। सच्चे समाजवादी ही संविधानवादी हैं। चुनाव से पहले भी आपने चुनाव के बीच में भी देखा होगा, क्या एक महिला जो वोट डालना चाहती है तो उसको रिवॉल्वर से आप रोकेंगे? यही संविधान का उत्सव होगा क्या? तो इसीलिए हमारा विरोध है इस बात का। उत्सव तब बन सकता है जब संविधान के सच्चे रास्ते पर चलें। सच्चे समाजवादी ही संविधानवादी हैं। संविधान दिवस पर कैराना की सांसद इकरा हसन ने उठाया संभल का मुद्दा। सर्वे एक बार शांतिपूर्ण हो चुका था, इकरा हसन ने कहा। दोबारा सर्वे टीम के साथ नारे लगाने वाले लोग भेजे गए। नारे लगाकर माहौल बिगाड़ने की कोशिश हुई। हिंसा में शामिल लोगों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, इकरा हसन ने कहा। सर्वे एक बार हो चुका था, शांतिप्रिय तरीके से हो चुका था, लेकिन वो वहाँ के नेताओं को, उत्तर प्रदेश की जो सरकार है, उन्हें पची नहीं वो बात। दोबारा सर्वे की टीम भेजी गई, जिसके साथ में फिर नारे वाले लोग गए, जिन्होंने हर तरह के नारे लगाकर वहाँ पर माहौल बिगाड़ना चाहा। उसके बदल में कुछ लोगों ने वहाँ विरोध प्रदर्शन किया, और ये विरोध भी हमें संविधान से ही मिलता है, विरोध करने का अधिकार। लेकिन उसके बाद प्रशासन ने जिस तरीके से कार्रवाई करी है, तो बहुत ही शर्म की बात है, और ऐसे हर अधिकारी पर भी कार्रवाई होनी चाहिए जिसका इसमें षड्यंत्र में हाथ रहा है। और ये बड़ी खबर बिहार से देखिए। बिहार विधानसभा में विपक्षी विधायकों का हंगामा देखिए। विधानसभा से के पोर्टिको में किस तरीके से प्रदर्शन किया गया। संविधान दिवस के मौके पर किया गया विरोध प्रदर्शन। तेजस्वी समेत तमाम विधायकों ने जमकर की नारेबाजी। हम हर्षोल्लास के साथ आज के दिन को याद भी करते हैं। नागपुरिया कानून यहाँ नहीं चलेगा। 52 साल तक तिरंगे झंडे को अपने हेडक्वार्टर पर नहीं फहराने वाले लोग संविधान समीक्षा की बात करते हैं। ये नाकाबिले बर्दाश्त, नाकाबिले फरामोश बात है। संविधान दिवस पर हम लोगों ने संविधान से जो छेड़छाड़ की जा रही है, संविधान का अपमान हो रहा है, संविधान की धज्जियां उड़ा रही है केंद्र की सरकार, इसी के खिलाफ हम लोगों ने आरक्षण के सवाल पर जो संविधान की 9वीं अनुसूची में डाल के बिहार सरकार ने जो जातीय गणना की हजारों करोड़ रुपया खर्च करके, और बच्चों को जो इसका लाभ नहीं मिल रहा है, तो ये जवाब हम लोग मांगेंगे। और संभल हिंसा को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर देखिए। हिंसा का नया सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। वीडियो में पत्थरबाजी करते हुए उपद्रवी नजर आ रहे हैं। एक जगह इकट्ठे होकर पत्थरबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए जरा, ये नया फुटेज है। कई जगहों से फुटेजेस आ रहे हैं। आप जानते हैं वहां टाइम्स नाउ नवभारत का कैमरा सबसे पहले पहुंचने वालों में से था। इसके अलावा वहां सीसीटीवी इंस्टॉल्ड हैं। कई जगहों पर ऐसे कैमरे इंस्टॉल्ड हैं जिनके फुटेजेस आ रहे हैं। कुछ लोगों ने अपने मोबाइल से वीडियोस बनाए हैं। एक एक करके उस दिन के तमाम फुटेजेस अभी आना जारी हैं, और उनमें से ये नया फुटेज है। और इसमें बहुत स्पष्ट आपको समझ में आ सकता है कि क्या जो आरोप लगाए जा रहे हैं समाजवादी पार्टी की तरफ से, क्या जो आरोप लगाए जा रहे हैं तौकीर रजा जैसे लोगों की तरफ से, कि वहां पर किस तरीके से लोगों को बुलाया गया, प्रायोजित तरीके से कराया गया, ये बात सच है? या ये बात सच है कि लोगों को सर्वे के खिलाफ भड़काया गया और उसके बाद लोग इस तरीके से पत्थरबाजी करते नजर आए? वीडियो में आप बहुत स्पष्ट देखेंगे कि पत्थरबाजी कौन कर रहा है, और बहुत स्पष्ट आपको यह नजर आएगा कि किस तरीके से ये इंस्टिगेट किए हुए लोग हैं जो वहां पत्थरबाजी करने पहुंचे हुए हैं। इनमें से बहुत सारे लोगों ने अपना चेहरा रुमाल से ढक रखा है। ज्यादातर जो आपको नजर आ रहे हैं वो
16-17 वर्ष की उम्र से लेकर 30 वर्ष की उम्र तक के बीच के लोग ज्यादा आपको नजर आ रहे हैं। और आप देखिए कैसे वो पत्थर बरसा रहे हैं, ये देखिए आप खास तौर से इस जगह पर ध्यान से देखिए और आपको बहुत स्पष्ट समझ में आ जाएगा कि ये जो आरोप लगाए जा रहे हैं, खास तौर से आपने देखा कि बनारस से एक मौलाना साहब ये कह रहे हैं कि इसको जानबूझकर भड़काया गया, लोगों को ये लगा कि वहां मस्जिद तोड़ने लोग पहुंच गए हैं और इसलिए ऐसा हुआ, मुस्तकिल लोगों को भड़काया जा रहा है। असल में हकीकत क्या है यहां पर आपको बहुत स्पष्ट नजर आए। अब ये जरा देखिए, ये एरियल तस्वीर देखिए जरा, इसको भी बहुत ध्यान से देखिए और कैसे पुलिस पर पत्थर फेंके जा रहे हैं ये भी आपको इसमें स्पष्ट हो जाएगा। दरवाजों की खिड़कियों छतों से लेकर पत्थर फेंके जा रहे हैं और देखिए पुलिस वाले जब वहां से होकर गुजर रहे हैं तो उनके ऊपर कैसे पत्थर बरसाए जा रहे हैं, उसकी तस्वीरें भी आप यहां देख लीजिए। छतों पर पत्थर वो कौन से लोग हैं जो इकट्ठे करके रखते हैं, वो कौन से लोग हैं जो उसके बाद इन पत्थरों से जब कभी वहां पर कोई ऐसी स्थिति बनती है तो आप देखते हैं पत्थर बरसाना शुरू कर देते हैं। ये कई जगहों पर एक पैटर्न आपको दिखाई दिया है और एक बार फिर से वही यहां संभल के मामले में अलग अलग फुटेजेस में भी दिखाई दे रहा है। अरविंद केजरीवाल का भारतीय जनता पार्टी पर इस बीच हमला देखिए, दिल्ली के स्कूल के मॉडल पर भारतीय जनता पार्टी को घेरा। मुझे अपनी नहीं दिल्ली के स्कूली छात्रों की चिंता है, मैं सत्ता में नहीं आया तो लोगों का इलाज कैसे होगा, लोग पढ़ेंगे कैसे और लोगों का इलाज कैसे होगा, ये कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल। मेरे को इस बात की चिंता नहीं है कि मैं हार गया तो मेरा क्या होगा, मेरे को चिंता इस बात की अगर मैं हार गया तो दिल्ली के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले 18 लाख बच्चों का क्या होगा। दिल्ली के जैसे स्कूल पूरे देश में कहीं नहीं है। बड़ी मुश्किल से 10 साल के अंदर इतना अच्छा शिक्षा का इंतजाम किया है। अगर हमारी सरकार चली गई तो उन बच्चों के पेरेंट्स का क्या होगा जिन्होंने एक उम्मीद देखी है कि मेरा भी बच्चा अब डॉक्टर, इंजीनियर, वकील बनेगा। मेरी चिंता इस बात की नहीं है कि मेरा क्या होगा। मैं यहां सत्ता के लिए नहीं आया, हम सत्ता के लिए, ना आम आदमी पार्टी में कोई सत्ता के लिए आया। हमारी चिंता इस बात की है कि दिल्ली में आज जब कोई किसी गरीब के घर में कोई बीमार होता है, उसे तकलीफ तो होती है बीमार घर में कोई हो, लेकिन उसे पैसे की चिंता नहीं करनी क्योंकि उसे सरकारी अस्पताल और मोहल्ला क्लिनिक में इलाज मिलता है। उन सब लोगों का क्या होगा जिनके घर में कोई इलाज, कोई बीमार होगा।